जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे रोमन साम्राज्य की, और रोमन साम्राज्य के अंदर हमने दो काल देखे थे। पहला तो यह है कि रोमन साम्राज्य जो था वो आपके 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप। इसके बाद में हमने यह देखा था कि तीसरी शताब्दी के अंदर जो संकट आया था, अर्थात शापूर प्रथम नामक जो शासक था जिसने रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी एंटियोक, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था। और इसके बाद में जर्मन मूल की कुछ जातियां जो थी वो राइन नदी और डेन्यूब नदी पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो परिवार व्यवस्था जो थी, सामाजिक व्यवस्था, इस सामाजिक जीवन यहाँ का कैसा था। तो सामाजिक जीवन के अंदर सबसे पहली बात आज हम देखेंगे और वो है लिंग, अर्थात स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, जेंडर संवेदनशीलता कैसी थी। तो पहली बात ये आती है कि रोमन समाज के अंदर जो परिवार था वो एकल परिवार था। कैसा परिवार था? एकल परिवार, यानी कि संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ नहीं थी, एकल परिवार प्रथा यहाँ मौजूद थी। दूसरी बात है कि महिलाओं की स्थिति जो थी यहाँ पर, महिलाओं की स्थिति थोड़ी नाजुक रही होगी। महिलाओं की स्थिति ये थी कि उसको स्वामित्व में उनका हिस्सा था, अर्थात घर की जो संपत्ति होती थी, इस घर की संपत्ति में महिलाओं का पूरा अधिकार या हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद में परिवार संचालन में महिलाओं को कानूनी अधिकार थे। महिलाओं को कानूनी अधिकार थे। रोम की जो 12 तख्ती कानून था जो विश्व में प्रसिद्ध था, इसके अंदर एक महिलाओं से संबंधित जो अधिकार था वो महिलाओं को प्राप्त था, अर्थात महिलाओं को अपने परिवार में कुछ कानूनी अधिकार मिले हुए थे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों पर उनके संपत्तियों का पूरा नियंत्रण था। जैसे बात कर सकते हैं कि यहाँ का परिवार जो है एकल परिवार है और पितृसत्तात्मक परिवार है। कैसा परिवार है? पितृसत्तात्मक परिवार। दूसरी चीज ये है कि जो पति होते थे और उनकी पत्नियों पर पतियों का पूरा अधिकार होता, नियंत्रण होता, यानी कि बिना पति की अनुमति के पत्नी कोई भी कार्य नहीं करती थी। इसके बाद में पिता का अपने पुत्रों पर भी कानूनी अधिकार था, नियंत्रण था, और साथ ही कानून के अनुसार पति और पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां मानी जाती थी। यानी कि एक परिवार की जितनी भी संपत्ति होती थी उस संपत्ति पर आधा अधिकार पत्नी का और आधा अधिकार पति का माना जाता था, यानी कि ये 2 वित्तीय संपत्तियां मानी जाती थी। फिर इसके बाद की बात की जाए तो पत्नी को पूर्ण वैदिक स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि पत्नी को परिवार में कुछ स्वतंत्रताएं थी, और वो भी स्वतंत्रताएं कैसी? कानूनी स्वतंत्रताएं थी, जो अपनी स्वतंत्रताओं का वो उपयोग कर सकती। साथ ही पत्नियों को तलाक लेने की प्रथा भी मौजूद थी। पत्नियां पति से तलाक लेती थी और पति पत्नियों से भी तलाक ले सकते थे। तो तलाक प्रथा मौजूद थी, और तलाक भी कैसे? बहुत ही सरल तरीके से तलाक ली जाती थी। ये तो था इनका परिवार, मतलब परिवार के अंदर हम लोग देख सकते हैं सामाजिक जीवन के अंदर कि यहाँ पर एकल परिवार प्रथा थी, पितृसत्तात्मक परिवार था, महिलाओं का परिवार में स्वामित्व था, उनको महिलाओं को कानूनी अधिकार थे, पति का पत्नियों पर जो है कानूनी नियंत्रण था, अधिकार था, और पति और पत्नी को वित्तीय संपत्तियां मानी जाती थी, और महिलाओं को स्वतंत्रताएं, कानूनी स्वतंत्रताएं थी, और महिलाएं पुरुषों से तलाक ले सकती थी और पुरुष महिलाओं से तलाक ले सकते थे।
तो इस प्रकार के ये इनका सामाजिक जीवन था। इसके बाद में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ की साक्षरता कैसी थी। तो साक्षरता के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि रोम के अंदर जो साक्षरता की स्थिति थी वो थोड़ी कमजोर थी। पुरुषों की महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा साक्षर थे और महिलाएं कम साक्षर मानी जाती थी। इसके बाद में रोमन साम्राज्य की संस्कृति देखी जाए, रोमन साम्राज्य की संस्कृति को देखते हैं तो संस्कृति को देखकर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर विविधता पाई जाती है। यहाँ की संस्कृति में क्या पाई जाती थी? विविधता पाई जाती थी। मतलब यह है कि यहाँ पर भाषाएं अलग अलग बोली जाती थी, यहाँ पर वेशभूषा अलग अलग थी, यहाँ का खान पान अलग अलग था। तो इस प्रकार से यहाँ का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सभी जो है अलग अलग प्रकार का था। अलग अलग जातियां निवास करती थी, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग पहनावा था, अलग अलग खान पान थे, रहन सहन था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रोमन जो संस्कृति थी उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में विविधता पाई जाती है। फिर अगर बात की जाए आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति के अंदर थोड़ा हम लोग विस्तार से थोड़ा पढ़ लेंगे कि यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्थिक स्थिति यहाँ पर यह है कि रोमन साम्राज्य के अंदर 2-3 नदियां बहती है। जैसे राइन नदी की बात कर सकते हैं, डेन्यूब नदी की बात कर सकते हैं। तो राइन नदी, डेन्यूब नदी यहाँ पर बहती है, तो फसल का उत्पादन भी काफी मात्रा में यहाँ पर होता है और इनका व्यापारिक तंत्र भी काफी मजबूत था। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि भारत और रोम के बीच में भी व्यापार होता था। यानी कि एक लाइन लिखी हुई है कि विश्व की सारी सड़कें रोम में आकर के मिलती थी। अर्थात इटली के अंदर रोम, फ्लोरेंस, वेनिस कुछ ऐसे नगर थे। उन नगरों के अंदर जो है व्यापार होता था और रोम के व्यापारी जो थे वो दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करते थे और दूसरे देशों के व्यापारी जो थे वो रोम में आकर के व्यापार करते थे। अर्थात हम लोग बात कर सकते हैं ऑगस्टस सीजर की, नीरो की, कुछ ऐसे शासक हैं जिनको जो रोमन साम्राज्य के शासक रहे थे। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि एक शासक था जिसका नाम था नीरो। अर्थात उसने किसी प्रकार का रोमन साम्राज्य की तरफ ध्यान नहीं दिया, फिर भी मध्यम वर्ग की वजह से, व्यापारियों की वजह से रोमन साम्राज्य काफी विकसित हुआ, फला फूला। तो हम देख सकते हैं यहाँ का आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक व्यवस्था यानी कि आर्थिक स्थिति। तो रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी, पहली बात तो ये। और अधिक फसलों का उत्पादन होता था, अधिक फसलों का उत्पादन होता था। तीसरी चीज यह है कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो है आपके बंदरगाह थे। रोमन साम्राज्य में बंदरगाह थे और बंदरगाहों से व्यापार होता था। दूसरा यहाँ पर खाने थी, तीसरा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े भट्टे थे और इस प्रकार से, और यहाँ पर जैतून का तेल निकाला जाता था। बड़े बड़े कारखानों के अंदर जैतून होता है, जैतून का तेल निकाला जाता था और शराब बनाई जाती थी। शराब का यहाँ पर उत्पादन होता था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के अंदर जो है आपके गेहूं, शराब और जैतून के तेल के कारखाने काफी थे। गेहूं का उत्पादन भी काफी मात्रा में यहाँ पर होता था। तो आर्थिक स्थिति के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह थे, खाने थे, भट्टे थे, जैतून का तेल का कारखाना था, शराब बनाई जाती थी, गेहूं का उत्पादन किया जाता था। और साथ ही हम लोग देखें तो यहाँ पर इटली में कैम्पोनिया, सिसिली, मिस्र में फ्यूम, गैलिली और बाइजिक्यूम, तीन नगरों के नाम आएंगे। फ्यूम, गैलिली और बाइजेपियम, ये तीन बड़े नगर हैं जिनसे रोमन साम्राज्य अपना व्यापार करता था। और साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस जमाने में भी रोमन साम्राज्य के अंदर बहुत बड़े बड़े बैंक थे और इस प्रकार की वहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था थी। तो देख सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था जो है वो रोमन साम्राज्य की देन है या रोम सभ्यता की देन मानी जाती है। फिर इसके बाद में अगर बात की जाए कि वहाँ की दास प्रथा कैसी थी, तो दासों के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में दास पाए जाते थे और इन दासों से जो है आपके काम करवाया जाता था। तो
श्रमिकों की स्थिति यहाँ पर थोड़ी निम्न रही होगी। दास प्रथा, रोमन साम्राज्य के अंदर दास प्रथा थी और स्वामी या मालिक जो होते थे वो दासों के साथ में बड़ा ही क्रूर व्यवहार करते थे, दासों के साथ क्रूर व्यवहार करते थे। ठीक है भाई। और दूसरी बात ये है कि दासों के साथ क्रूर व्यवहार के साथ साथ एक दाग प्रथा भी यहाँ पर मौजूद थी। दाग प्रथा, दाग प्रथा का मतलब ये है कि वो दासों को दागते थे, मतलब उनको दासों को चिन्हित करते थे, गरम गरम दाग लगाते थे ताकि वो पहचान सकते थे कि यह दास हमारा है। अलग अलग स्वामी होते थे और अलग अलग अपने दासों के ऊपर चिन्ह लगाते थे। अगर कोई दास भाग जाता तो उस चिन्ह के आधार पर उस दास को पकड़ लिया जाता था। फिर इसके आगे हम लोग बात करें तो अगर उनको ये मजदूर उनके काम नहीं करते तो वेतनभोगी मजदूर भी वहाँ पर मौजूद होते थे, जो वैकल्पिक तौर पर जो है उनका इस्तेमाल किया जाता था। उन मजदूरों से काम नहीं होता तो वो वेतन दे करके दूसरे मजदूरों को भी तुरंत बुला लिया करते थे। और इसके बाद में सामाजिक श्रेणियों की बात की जाए तो रोमन साम्राज्य के अंदर 4 प्रकार के समाज मौजूद थे। 4 प्रकार की सामाजिक श्रेणियां थी या 4 प्रकार के समाज वहां पर पाए जाते थे, जिसमें कुछ अभिजात वर्ग था और कुछ निम्न वर्ग था। यानी कि बात कर सकते हैं रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियां, रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियां, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार का समाज पाया जाता था। और 4 प्रकार के समाज के अंदर हम लोग कह सकते हैं, पहला अश्वारोही, दूसरा सेनेटर, तीसरा सामान्य वर्ग या जनता, सामान्य वर्ग या जनता, चौथा निम्न वर्ग। अब देखिए इसके अंदर ये दो जो ऊपर वाले हैं अश्वारोही और सेनेटर, इनको कहा जाता था अभिजात वर्ग, अभिजात, और इन दोनों को कहा जाता था निम्न वर्ग। तो इसके अंदर जो ऊपर वाले दोनों हैं अश्वारोही और सेनेटर, ये होते थे कुलीन लोग, अभिजात वर्ग यानी कि शासक वर्ग होते थे। और ये नीचे वाले जो थे दास है, आपके किसान है, मजदूर है, सामान्य जनता, शिल्पकार है, कोई भी इस प्रकार की सामान्य प्रजा यहाँ पर पाई जाती थी। तो ये 4 प्रकार की सामाजिक श्रेणियां रोमन साम्राज्य में पाई जाती थी। और इसके बाद की बात की जाए तो ये जो हमने आज इतना जो पढ़ा था वो सभी के सभी जो था वो था पूर्ववर्ती काल, यानी कि 27 ईसा पूर्व आपके जो है आपके 506 ईसा पूर्व से लगा करके 3वीं शताब्दी तक का इतिहास जो है वो आपका पूर्ववर्ती काल कहलाता है। अब हम बात करेंगे परवर्ती काल की, यानी कि परवर्ती काल, परवर्ती काल जो था वो 3वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच का काल माना जाता है। 3वीं से 7वीं शताब्दी के काल को हम लोग परवर्ती या पूरा बाद के काल कहते हैं, 3वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी। अब इसके अंदर क्या हुआ था कि यहाँ पर कई प्रकार के सम्राट हुए, राजा हुए, और इसमें से एक शासक था जिसका नाम था डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन, डायोक्लेशियन, डायोक्लेशियन नामक एक शासक हुआ था। और इस शासक ने जो है आपके इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और महत्वपूर्ण साम्राज्यों का विस्तार किया। इसकी एक महत्वपूर्ण साम्राज्य विस्तार, डायोक्लेशियन ने महत्वपूर्ण साम्राज्य का विस्तार किया था। और इसके बाद में एक शासक आता है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टेंटाइन, 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 कॉन्स्टेंटाइन नामक शासक था जिसने अपना एक अलग साम्राज्य बनाया था, एक अलग राजधानी बनाई थी और उस राजधानी का नाम था कुस्तुंतुनिया। याद रखिएगा, कुस्तुंतुनिया नामक नई राजधानी बनाई थी और इस शासक का नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुंतुनिया नामक नगर की स्थापना की और उसको अपने रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाई थी। इसके बाद में इसी कॉन्स्टेंटाइन नामक शासक ने एक नया सिक्का चलाया था जिसका नाम था सालिसिड।
सालिसिल नामक नया सिक्का चलाया था। सालिदस नामक सिक्का चलाया था कुस्तुतुनिया के शासक ने, अर्थात कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुतुनिया को अपनी राजधानी बनाया और सालिदस नामक नया सिक्का चलाया। और साथ ही उन्होंने उसके समय में तेल की मिलें स्थापित हुई, शीशे के कारखाने स्थापित हुए। तेल की मिलें और शीशे के कारखाने, कॉन्स्टेंटाइन के काल में बने। तो याद रखिएगा, कॉन्स्टेंटाइन का काल जो है रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण काल रहेगा, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि कुस्तुतुनिया को राजधानी बनाई, सालिडस नाम का सिक्का चलाया, तेल की मिलें स्थापित की, शीशे के कारखाने स्थापित किए। और इसके साथ में उसका जो काल था वो सुखी और समृद्ध काल था। और इसके बाद में धार्मिक स्थिति की बात की जाए, रोमन साम्राज्य की धार्मिक स्थिति की बात की जाए, धार्मिक स्थिति भी यहाँ पर बहुत अधिक मजबूत रही है। और यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर बनाए जाते थे और इन मंदिरों के अंदर इनकी देवताओं की पूजा की जाती थी। तो रोमन साम्राज्य का धार्मिक स्थिति, रोमन साम्राज्य की धार्मिक स्थिति इस प्रकार की है। धार्मिक स्थिति रोमन साम्राज्य। तो धार्मिक स्थिति के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते थे और उनके अलग अलग मंदिर बने हुए थे। तो इसके अंदर कुछ देवताओं के नाम हैं, जैसे जुपिटर, जूनो, मार्स और मिनर्वा, ये चार इनके देवता हुआ करते थे और इन देवताओं की वो लोग पूजा करते थे। साथ ही रोमन साम्राज्य के अंदर एक धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था और वो धर्म था ईसाई धर्म। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और इसके बाद में इस ईसाई धर्म के भी दो भाग हो जाते थे। हम देख सकते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म। जो बाद के इतिहास की बात करेंगे तो रोमन साम्राज्य के अंदर जुपिटर, जूनो, मार्स, मिनर्वा ये इस प्रकार के देवी देवता हुआ करते थे और इसमें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार था। और ईसाई धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया था। प्राचीन ईसाई धर्म प्रोटेस्टेंट धर्म था, नया ईसाई धर्म कैथोलिक जो है धर्म से नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो है आपके प्रचार प्रसार हुआ था। और इसके पतन भी, रोमन साम्राज्य का पतन जो हुआ है उसके भी कुछ कारण रहेंगे। 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में अलग अलग जातियां जो है यहाँ पर आई। 7वीं शताब्दी के बाद, 7वीं सदी के बाद जो है अलग अलग जातियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण के साथ रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, जिसके अंदर जर्मन मूल की जातियां, जिसे हमने देखा था, जर्मन मूल की कुछ जातियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया और रोमन साम्राज्य के निर्णय और राइन नदी पर आक्रमण करके रोमन साम्राज्य का पतन कर दिया। और इसी के साथ ये रोमन साम्राज्य जो था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, जिसका पतन हो गया और ये एक सुंदर की सभ्यता जो है समाप्त हो गई। इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का जीवन सुखी और मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं।